शांत जाओ। 25 से देख ले। अच्छा आंसर तो दिए हुए ना। चलो डाउट बताओ। पहले ही नहीं आया। शांत। बस। कभी भी थोड़ा सा बात कम करो यार। मैंने कहा था कभी भी अगर तुम्हें इस टाइप का दिख जाए तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है भी कि नहीं है। ए रखोगे तो नीचे कैसे बनेगा? जीरो। डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। अब ऊपर देख लो, ऊपर ए रखते तो 3a माइनस ए रूट टू ए, यहां भी रूट टू ए, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो पक्का लिमिट लगेगी। अब लिमिट लगाने के लिए कभी भी ऐसे दिख जाए अंडर रूट ऑफ समथिंग माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो रेशलाइज कर सकते हैं। तो इसी के प्लस वाले वर्जन से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दें। नहीं आता। तो a माइनस बी ए प्लस बी कितना बनेगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3x माइनस एक्स कितना बनेगा? 2x माइनस ए कितना बनेगा? माइनस का 2a। यहां से कितना आएगा? x माइनस का a, और यहां से कितना जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ए प्लस का अंडर रूट ऑफ कितना? x प्लस का a। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। x माइनस ए से x माइनस ए कटता, 2 बचता। और अब अगर मैं इसमें x इंटू a रखूंगा तो देखो अब ये नॉट डिफाइंड वाला फॉर्म नहीं बनेगा, या ये इनडिटरमिनेट वाला फॉर्म नहीं बनेगा। a रखो तो 3a माइनस ए 2a, 2a का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 2a, यहां पे अंडर रूट ऑफ 2a, 2 पर 2 और नीचे कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना? 2a, तो कितना बनेगा? 1 बाय रूट 2a। कौन सा था? बॉम्बे। और बताओ 29 भी वही रैशनलाइज करना है। नहीं कैसे? 29 में देख लो, अंडर रूट ऑफ एक्स है, शांत हो जाओ, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 है, और कितना? माइनस का अंडर रूट ऑफ कितना? एक्स है। लिमिट एक्सटेंड तुम्हारा कितना है? इनफिनिटी। बोलो रैशलाइज कर दूं? तो रैशलाइज करते तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर, और नीचे कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ कितना? एक्स प्लस का 5 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना? एक्स। लिमिट एक्सटेंड टू कितना? इनफिनिटी। बोलो ये कटता, ठीक है ना। तो यहां से ऊपर कितना बचता? 5 रूट एक्स, ये बचता ऊपर कितना बचता? 5 रूट एक्स। अब सोचो अगर एक्स इनफिनिटी है, अगर एक्स कैसा है? इनफिनिटी, तो इसके सामने इसको नेगेट कर सकते हैं, ये भी रूट एक्स, ये भी रूट एक्स, ये कितना बनेगा? 2 रूट एक्स, ये कितना बनेगा? 5/2। पक्का सुना है ना? कुछ ले और बताओ। 52 देख लो पहले। 52 में क्या है? tan 2x, 52 में अपना क्या है? tan 2x, इधर गया 52 ना, tan 2x माइनस का x, और नीचे कितना आएगा? 3x माइनस का sin x, 3x माइनस का कितना? sin x। लिमिट x इंटू कितना? 0। देखो कभी भी तुम्हें tan x दिख रहा है या sin x दिख रहा है तो हमें एक ही रिजल्ट पता है, tan x अपॉन x कितना होता है? 1, और sin x अपॉन x कितना होता है? 1। तो हमें tan x के नीचे x चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर नीचे दोनों साइड x का डिवाइड दे दूं। ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या कर रहा हूं? x का डिवाइड दे रहा हूं। इधर कितना आएगा? tan 2x अपॉन x, इधर कितना आएगा? tan 2x अपॉन x, माइनस x अपॉन x कितना आएगा? 1, इधर कितना आएगा? 3 माइनस का कितना? sin x अपॉन कितना? x, और लिमिट कितना? x इंटू कितना? 0। बोलो तो लिमिट सब में ट्रांसफर करते थे, तो लिमिट इसमें ट्रांसफर करते तो इसके 2 चाहिए होता। अब इसके लिए कितनी होती? 1, और इसके लिए कितनी है? 1, तो 2 माइनस 1 कितना? 1, 3 माइनस 1 कितना? 2। लिमिट को हर जगह ट्रांसफर कर दिया, नहीं है क्या? पक्का है ना? देख लो 39 देख लो पहले, वही रेस्टलेस करना है, इसी बार सिखाना पड़ेगा। 39 में रेस्टलेस कर दो, कितना अपना? अंडर रूट ऑफ कितना? a प्लस का कितना? 2x माइनस का कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 3x, नीचे कितना अपना? अंडर रूट ऑफ कितना? 3a प्लस x, अंडर रूट ऑफ कितना? 3a प्लस x, माइनस का कितना? 2 रूट x। समझ जाओ, तो इसके प्लस वाले वर्जन से मल्टीप्लाई डिवाइड देते, इसके प्लस वाले वर्जन से मल्टीप्लाई डिवाइड देते,
इसके प्लस वाले वर्जन से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दे, बोलो आ रहा है? तो इसका माइनस और इसका प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 2x माइनस 3x, तो a माइनस का x बचता, दिस माइनस दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 3a प्लस x माइनस का 4x, तो 3a माइनस का कितना बचता? 3x बचता। और a माइनस x से देखो, a माइनस 3 कॉमन लो, a माइनस x आएगा, कितना बचता? 3, कितना था? 1/3। और इसमें क्या छापना है? ए छापना है ना, लिमिट x टेंड टू कितना? a। अब इसमें a छापने पे ध्यान देना, यहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो सीधे a छाप दे, अंडर रूट ऑफ कितना? 4a, अंडर रूट ऑफ कितना? 4a प्लस कितना? 2 रूट a, यहां से कितना लेगा? अंडर रूट ऑफ 3a प्लस अंडर रूट ऑफ कितना? 3a, ये बनता। तो 2 रूट a तो कितना आएगा? 4 रूट a, और नीचे कितना आएगा? 2 रूट 3a, 2 रूट 3a, और एक कितना? 1/3, रूट ए से रूट ए निपटता, ठीक है, तो 2/3 रूट 3, 2/3 रूट 3। कौन सा था अपना? बॉम्बे। ये बनने नहीं बन रहे, पक्का आगे चले और बताओ। बस बोले 34 बोले क्या? 34 में, 34 में देखना, तो वो 34 नहीं आया क्या? x प्लस 2 की पावर कितना? 5/3, x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस कितना? a प्लस 2 की पावर कितना? 5/3, a प्लस 2 की पावर कितना? 5/3, और कितना? x माइनस का a, लिमिट x इंटू कितना? a, बात कम करो, देखना मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस 2 को t मान लो, x प्लस 2 को, है ना, फालतू इतनी मत कर, x माइनस a है नीचे, देखो नीचे कितना? x माइनस का a है, देख प्लस टू कर दूं मैं आराम से, है ना। तो अब मैं x प्लस 2 को मैं y मान लूं, x प्लस 2 को मैं क्या मान लेता हूं? y, और a प्लस 2 को मैं b मान लूं, प्लस 2 को y और a प्लस 2 को b मान लूं, तो कितना आएगा? y की पावर कितना? 5/3 माइनस b की पावर कितना? 5/3 वन कितना? y माइनस का b, और यहाँ x लिमिट में रखे थे, यहाँ पे y रखना पड़ेगा, तो अगर x a को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा? a प्लस 2, और a प्लस 2 क्या है? b, तो y टेंड टू क्या लिखा हो गया? b, ये पता नहीं आएगा यहाँ, x प्लस 2 को y माना और a प्लस 2 को b माना, है ना, तो x प्लस 2 तो y टू द पावर 5/3, a प्लस 2 को b माना तो b टू द पावर 5/3, ये y माइनस b। अब गौर करना, जब x a को टेंड करेगा, जब x a को टेंड करेगा तो y a प्लस 2 को टेंड करता, और a प्लस 2 क्या? b है, तो y किसको टेंड कर रहा है? b को। अभी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो आंसर कितना था? n, ठीक है, n a टू द पावर 5/3 माइनस 1, मतलब 2/3, तो 5/3 टाइम्स ऑफ b क्या था? a प्लस 2, a प्लस 2 पे कितना आएगा? 2/3, कौन सा होता है? अगला क्या? एक करके, हाँ एक करके, 49 देख लो पहले, 49 में क्या है? e टू द पावर, समझ जाओ, 49 देखना पहले, 49 में क्या है? e टू द पावर कितना? sin x, कहाँ गया? माइनस 1 अपॉन कितना? x, ये अपना लिमिट x टेंड टू कितना? 0। हमें सोचो क्या आता है, हमें e टू द पावर चिड़िया माइनस 1 अपॉन चिड़िया क्या करना आता है, बट उसके लिए देखो यहाँ पे e टू द पावर चिड़िया, चिड़िया क्या? sin x है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? अपना एक sin x, तो sin x का मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं,
अब देखो e टू द पावर चिड़िया -1 अपॉन सेम चिड़िया जो कि 0 को टेंड कर रही है, तो इसके लिए कितनी होगी 1। और ये देखो sin x अपॉन x लिखा है, इसके लिए भी कितनी होती है 1। sin x अपॉन x या x अपॉन sin x एक ही बात तो है, वो भी 1 को टेंड करेगा। नहीं आता क्या? कौन सा 50 नहीं आया यार। लिमिट ऑफ कितना sin x अपॉन x, इस बार x टेंड टू इन्फिनिटी है, इस बार x टेंड टू क्या है इन्फिनिटी है। तो इतना तो पता है ना कि sin x की वैल्यू कहां से कहां आती है, sin x की वैल्यू कहां से कहां आती है -1 से 1 जाती होगी। और नीचे क्या बैठा हुआ है इन्फिनिटी, नीचे क्या बैठा हुआ है इन्फिनिटी। -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले लो और नीचे इन्फिनिटी है तो क्या आएगा, तो आएगा। ऊपर सोचो कुछ फाइनाइट वैल्यू है और नीचे इन्फिनिटी है, जीरो तो आएगा ना, नहीं आएगा क्या? रटो मत ही, समझो है ना, फाइनाइट वैल्यू नीचे इन्फिनिटी, आंसर जीरो आएगा। कौन सा 47, 47 में क्या है, 47 में x e टू द पावर x -1, x e टू द पावर x माइनस का 1 अपॉन कितना 1 माइनस का cos x, समझ जाओ। तो देखते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए x का स्क्वायर, इसके लिए अपन को क्या चाहिए x का स्क्वायर चाहिए था, बोलो। एक x कटता तो एक x बचता, e टू द पावर x -1 अपॉन x और 1 माइनस का कितना cos x अपॉन कितना x का स्क्वायर, इसके लिए कितना 1, इसके लिए कितना 1/2 आएगा। क्वेश्चन नहीं आया, हाँ जीरो क्यों होगा, तो फिर 1/0 टाइप का बनेगा, वो 0/0 टाइप का बनेगा, फिर 0/0 फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी भी 1 माइनस cos x आए तो उसको x स्क्वायर से डिवाइड किया करो ताकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ फाइनाइट बने। चलो और कोई, और कोई पक्का, से कितना चले, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो गया था अपना, एडिटिव इनवर्स हो गया था ना। चलते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने शांत, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, देखा था कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस का आयोटा y, इसमें x और y तुम्हारे कैसे होते हैं रियल, x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y क्या होता था इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x अगर 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी बनेगा, y अगर 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल बनेगा। x प्लस आयोटा y को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते थे, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते थे, r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ r sin थीटा। r क्या होता था x उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा क्या होता था उस वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और थीटा का नेगेटिव लेते थे तो क्लॉकवाइज मूव करते थे, पॉजिटिव लेते थे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते थे। लास्ट में जाते जाते दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सीखा था कैसे करते हैं, आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे फॉलो करेंगे, मतलब
एक्स का ए से मल्टीप्लाई करते थे कितना आता ए एक्स, ठीक है। एक्स का बी से मल्टीप्लाई करते थे कितना आता आयोटा टाइम्स ऑफ कितना एक्स बी। इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे कितना था आयोटा टाइम्स ऑफ कितना वाई ए। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आयोटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई बी, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। बोलो अब इसमें रियल वाला पार्ट, रियल वाला पार्ट कितना आएगा ए एक्स माइनस का कितना बी वाई, और आयोटा वाला पार्ट कितना आएगा तुम्हारा एक्स बी प्लस का कितना वाई ए। तुम्हारा जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसा मालूम होता 2 प्लस का 3 आयोटा अपॉन कितना सॉरी इंटू कितना 1 माइनस का 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करना है, गौर करना। तो रियल पार्ट सोचो कहाँ कहाँ से मिलता है, रियल पार्ट कहाँ कहाँ से मिलता, एक इसका मल्टीप्लाई से करते तो मिलता, एक इसका मल्टीप्लाई से करते तो माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है, कितना आएगा प्लस का 6। रियल पार्ट इन दो जगह से मिलता। इमेजिनरी पार्ट कहाँ कहाँ से मिलता, 2 और -2 का -4, 3 और 1 का प्लस का 3, कितना आता अपना 8 माइनस का आयोटा। ठीक है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, ठीक है। ठीक है प्रॉपर्टी से थोड़ा सा, ठीक है, ठीक ना। पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मतलब क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट में मैटर नहीं करता कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 2 + 3 आइटा इंटू 1 - 2 आइटा करो, या 1 - 2 आइटा इंटू 2 + 3 आइटा करो, ऐसे सेम आएगा, सेम ही आएगा ना। फर्क पड़ेगा क्या इसको पहले लिखने से, अभी भी तो रियल पार्ट इन दो से मिलता, सेम ही आता। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना, क्या एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा नहीं करेगा। जैसे अगर दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर है तो क्या फर्क पड़ता है क्या पहले किन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं लिख दिए, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो फिर उसके रिजल्ट को इसका सॉल्व करो, या पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो उसके रिजल्ट को इससे सॉल्व करो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। क्या पक्का ना। तीसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे। रहा है तो ये क्या रहेगा 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंपली तुम्हारा कितना होता है 1 होता है। एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम मल्टीप्लाई कर दो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था वो आ जाए। कितना आएगा अपना 1/z1, ठीक है, याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z1 इस कितना 1/z1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z1 इस कितना 1/z1।
सगळं मला कुछ होता फाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 plus 2 iota फाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 plus 2 iota कितना आएगा 1/3 प्लस का 2 iota आएगा चलो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आता। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान देना कभी भी अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए कभी भी अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो इसको भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं 3 plus 2 iota को मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 minus 2 iota 3 minus 2 iota से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर कितना चाहिएगा 3 minus का 2 iota नीचे a plus b a minus b तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और 4 iota स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 3 minus का कितना 2 iota अपॉन कितना 13 हमारा है तो बता रहा है फाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ m for which 1 plus iota upon 1 minus iota for m is a positive real number and minimum value of m for which this is a positive real number सो ना यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है 1 plus iota upon 1 minus का iota नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो पाएगा पहले मैं क्या करता हूँ इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 1 plus iota upon 1 minus iota को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ मतलब नीचे से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट हटाना चाहता हूँ नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस के आयोटा से ना नीचे कितना देगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो कितना आएगा 2 आता नहीं आता ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर प्लस का कितना 2 आयोटा और 1 से आयोटा स्क्वायर देखो कट जाएगा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 ये सोचो रिड्यूस होके क्या बन गया आयोटा ये इनडायरेक्टली और कुछ नहीं आयोटा लिखा हुआ है मींस ये इनडायरेक्टली और कुछ नहीं आयोटा लिखा हुआ है ठीक है लिखा है आयोटा की पावर कितना m m की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव रियल नंबर बन जाए 4 के 2 में तो -1 बनेगा ना दोनों का चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होने के लिए m कितना होगा तुम्हारा 4 पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए ना m कितना आएगा 4 थोड़ा बहुत ठीक है बन तो रहे ना फाइंड मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू n for which 1 plus root 3 iota for n is a real number find minimum integral value of n for which this is a real number minimum positive कर लेना and minimum positive integral value of n for which this is a real number क्या करता हूँ
देखो ये तो पहले से ही अच्छे फॉर्म में देखो रखा है। देखो अब यहाँ पे कुछ खास समझ में अगर नहीं आ रहा, यानी के लिए 2 3 रख के कुछ चेक कर लो, तो अच्छा पैटर्न दिख जाता है जल्दी। इनके लिए 2 रख दूं फिर 3 रख दूं, जल्दी कोई अच्छा पैटर्न दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले हम निकालते हैं 1 + √3 आयोटा का कितना होल स्क्वायर। ये कितना देगा 1 का स्क्वायर, √3 आयोटा का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, चलो इसका कितना 2 √3 आयोटा। तो कितना आएगा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, -1 प्लस का कितना √3 आयोटा। ठीक है ना? अगर मैं z मानू किसको 1 + √3 आयोटा को, z मैं किसको मानू 1 प्लस के √3 आयोटा को, अगर मैं z मानू z का स्क्वायर कुछ ही आएगा, आएगा। अब अगर मैं z क्यूब निकालूं, तो z क्यूब निकालने के लिए z² इंटू z कर दूं, z² कितना -1 प्लस का कितना √3 आयोटा, और z कितना 1 प्लस का कितना √3 आयोटा। ये बनता, देखो a + b a - b कितना आएगा a² a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना आएगा -8। तो z का क्यूब कितना बन गया -8। हमारा, और ये तो पूछा था मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ रियल नंबर, इज अ पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बोला उसने, ठीक है ना? n की मिनिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 3। कुछ गड़बड़ कर देगा? हाँ, n की पॉजिटिव इंटीग्रल ना, n के लिए तो 3 है ना, रिजल्ट आना चाहिए। ये नहीं बोला कि जो रिजल्ट वो पॉजिटिव आना चाहिए, n की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताओ जिसके लिए ये एक रियल नंबर हो, है ना? और अगर पॉजिटिव रियल नंबर बोला होता तो, अगर पॉजिटिव रियल नंबर बोला होता तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो z क्यूब भी आया तो z⁻6 कितना है +64, कि z की पावर 4 में क्या होता है, इसमें z का मल्टीप्लाई करते तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करते तो पक्का कॉम्प्लेक्स ही आता। z⁵ तो इसमें z² का मल्टीप्लाई करते तो सोचो यही आता, पक्का z⁻6 आंसर होता उस केस में। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोला होता तो आंसर कितना आता n के लिए 6 आया थी। नहीं आ रहा क्या? वैसे कितना तक बन रहे ना, देखना। हम लोग ने पिछली क्लास में बात किया था थोड़ा सा मॉडुलस कर रहे हैं, मॉडुलस z अगर इक्वल टू कितना x प्लस का आयोटा y, तो मॉडुलस ऑफ z सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z से, और ये तुम्हारा कितना आता है √ऑफ कितना x² प्लस का y²। लो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे याद रखो, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है √ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। मैं इसे याद रखो ज्यादा बेटर है। मॉड ऑफ z क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। कुछ प्रॉपर्टीज की अगर बात करें ध्यान देना, काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला z का मॉड और -z का मॉड सेम होगा, प्रॉपर्टीज साथ साथ में देखते चलो, कटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मॉड जेड और माइनस जेड का मॉड दोनों सेम होंगे। जैसे ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे सोच सकते हो, सोच सकते हो। दूसरे तरीका सोचने का ध्यान देना, मैंने तो बताया था z एक वेक्टर है, z क्या है, एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो। तो अगर ये z वेक्टर है तो क्या तुम माइनस जेड वेक्टर बता सकते हो क्या होता है? कोई अगर वेक्टर ए वेक्टर होता है तो माइनस ए वेक्टर क्या होता है? सिकल्टा, ये तो माइनस जेड वेक्टर होता है। इसी वेक्टर का नेगेटिव कर देते तो वो जस्ट एंटी पैरेलल हो जाता है ना, पता नहीं पता। ये अगर z वेक्टर है तो माइनस जेड वेक्टर होगा। और अगर इस वेक्टर बस मैंने पलट दिया, इसका जो मैग्नीट्यूड था और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो तो सेम ही रहेगा, बस तुमने वेक्टर को पलट ही तो दिया है, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज किया नहीं है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी वेक्टर को ऐसे से तुमने ऐसे कर दिया, लेंथ तो उसकी वही रहेगी ना। तो बताया, और देखो ठीक है, यहाँ देखा, मान लो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसका मॉडुलस निकालना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है फिर उसका क्या निकालना है, मॉडुलस। मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारी सेम आती है, z1 z2 का मॉड और z1 मॉड इंटू z2 मॉड, दोनों की वैल्यू तुम्हारी कैसे आती है, सेम। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए सीधा a प्लस आई बी, इसको मान लेता हूं कितना, c प्लस का आई डी, समझ जाओ ये होता। और करो इसका मल्टीप्लाई, रियल पार्ट किस किस से मिलता, a इंटू सी से, और ये कितना था माइनस का कितना, बी डी, प्लस आयोडी टाइम्स कितना, b इंटू सी प्लस a इंटू डी। चला इसका मॉड कितना था, अंडर रूट ऑफ, देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, सोचो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ए सी माइनस का बी टी का होल स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए डी का होल स्क्वायर। सोचो ये आएगा, इसको थोड़ा सा मैं खोल दूं, कितना नहीं बताओ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 2ac बी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2ab सी डी, और देखो माइनस का 2ab सी डी प्लस का 2ab सी डी कटता, ये चार टर्म बचते। अब इसमें देखो z1 का मॉड, z1 का मॉड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, z2 का मॉड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो वही चार टर्म बचेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, मल्टीप्लाई किया, फिर मॉड निकाला, एक बार डायरेक्टली मॉड निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आ गया। नहीं है क्या, मीन्स अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं और पूरे का मॉडुलस निकालना है, तो सीधा मॉडुलस को तुम इंडिविजुअली सब में बांट सकते हो। नहीं है क्या, कहते पूछ लो, ठीक है ना। जैसा मान लो कुछ ऐसा होता कुछ 2 प्लस का 3 आयोटा इंटू 5 प्लस का 4 आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा इंटू मान लो अगर होता a प्लस का आई बी,
फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करते, क्या करते? एक तो तरीका बिल्कुल बेसिक सा, इन दो को मल्टीप्लाई करो, उसका जो रिजल्ट है उसका इससे मल्टीप्लाई करो, फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। उनको कॉल करके बता देता हूँ, उनको कॉल बता दूँ। हाँ, आगे करनी, काम करोगे आगे भी। हाँ, नीचे गिर रहा है बार बार, जब मैं रखवा दो ऐसे पेन को यार, आप चल रहा है, पहली बार नहीं है ये, 2-3 बार हो गया। तो तुम वहां से वहां गए हो, अगर आप भी ऐसे ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा 1-2 सीट और बची है, वहीं पहुंच जाओ। हाँ, है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है सर, नंबर आ रहे हैं, वो नंबर आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं, और नहीं चाहिए उनको खुश अपन। एक तो तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, फाइनली जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। तरीका वो था। या वैसे देखो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर समझ में आ रहा है, इसका मॉड ही लिखा हुआ है, इसके मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब पहले ये फील करो, इस साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं? बराबर। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो दोनों का सोचो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। मैंने क्या बोला? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो सोचो उनका मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा ना, तो उनका मैग्नीट्यूड का जो होल स्क्वायर होगा वो भी बराबर होगा। और इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस का कितना? बी स्क्वायर। और ये जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिविजुअली मैं तीनों बांट सकता हूँ, अभी अपन ने सीखा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई में है तो मैग्नीट्यूड को मैं सीधा बांट सकता हूँ। इसमें आ रहा है ना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ? तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √13 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 13। इसका 25/16 √41 का होल स्क्वायर कितना? 41। √2 का होल स्क्वायर कितना? 2। नहीं समझ मैंने क्या क्या क्या? तो प्रॉपर्टी क्या यूज की कि अगर मैं पूरे का मॉड लूंगा तो सीधा मॉड को इंडिविजुअली सब में बांट पा रहा हूं। तो बोल दो, बन रहा है ना? कुछ नहीं आया करे तो पूछ लिया करो, आगे पक्का। चलो अगले देखे, शांत जाओ। सिमिलरली ध्यान देना, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में? डिवाइड में, और पूरे का तुम्हें मॉड निकालना, पूरे का क्या निकालना है? मॉड। इंडिविजुअली मॉड को दोनों में बांट सकते हो, इंडिविजुअली मॉड को दोनों में बांट सकते हो। ठीक है, इसको भी तुम वैसे प्रूव कर सकते हो, इसको ए प्लस आई भी मान लो, इसको सी प्लस आई डी मान लो। ठीक है ना? तो बोल दो भाई, ना क्या ये सोच सकते हो z⁴n का मॉड इक्वल टू मॉड z⁴n होगा? ये सही बात है, z⁴n का मॉड मॉड z⁴n होगा। z⁴n मतलब क्या होगा सोचो, मतलब z z z z मल्टीप्लाई में n बार, ये तो होगा। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो मॉड को मैं इंडिविजुअली सब में बांट सकता हूँ, मॉड को मैं इंडिविजुअली सब में बांट सकता हूँ। लो,
में तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई में थे और उस पूरी पे मॉड है, तो मैं मॉड को इंडिविजुअल्स में बांट सकता हूँ। मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड n बार, तो मॉड जेड टू द पावर n। और पिन का बन रहा है ना, आगे चले, अब लिखना शांत, समझाओ। ये बताओ, बात कम करो, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ, ना, ये चीज ट्रू नहीं होती, मतलब नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसको फील करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा वेक्टर एडिशन याद करना पड़ेगा। याद है? याद करो, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते थे, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते थे, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा? इन दो का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आता है? ऐसा, ऐसा, ये चला आएगा ना यार। इन दो वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आएगा, मानते हो? ये मानते हो कि अगर दो वेक्टर अगर ऐसे होते तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आता? अगर दो वेक्टर ऐसे होते तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ छोटा था, और दो वेक्टर अगर बिल्कुल ऑपोजिट से हो जाए तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर और छोटा आएगा, और अगर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 आएगा। मेरे फील आता है कि अगर ये दो वेक्टर है तो ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये दो वेक्टर है तो ये है, ये दो है तो थोड़ा सा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ छोटा हो गया, ऐसे हुए तो और छोटा हो गया, और बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, रिजल्टेंट वेक्टर लगभग 0 हो गया। समझना? और ये क्या कह रहा है, दो वेक्टर को जोड़ने पर जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, फील करो क्या कह रहा है, दो वेक्टर को जोड़ने पर जो एक वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, दो वेक्टर को जोड़ने पर जो वेक्टर बनता उसका मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है मॉड z1 प्लस मॉड z2। सोचो, तो जो दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सबसे बड़ा कब आएगा? दो वेक्टर को जोड़ने पर सबसे बड़ा रिजल्टेंट कब आता है? बिल्कुल, जब दोनों वेक्टर सोचो कैसे हो जाए पैरेलल, रिजल्टेंट सोचो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बस ये बात है, दो फोर्स अगर मैं पैरेलल लगाऊं, रिजल्टेंट फोर्स सबसे बड़ा आता है ना, और दो फोर्स के बीच में कुछ एंगल रख दो तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ कम आएगा, एंटी पैरेलल रख दो तो लगभग 0 हो जाएगा। ये फील आता होगा। तो दो वेक्टर को जोड़ने पर जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कितना आ सकता है? जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सीधा ऐड हो जाए, जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सीधा ऐड हो जाए। और ऐसा कब होगा? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, कब? कब? हेलो, व्हेन z1 is parallel to z2।
इसलिए मैंने क्या लिखा है, दो वेक्टर को जोड़ने पे जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सीधे ऐड कर दो। नहीं आ गया, मैंने तुम्हें दो फोर्स दिए, एक 8 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का। मैंने तुम्हें कितने फोर्स दिए, दो, एक 8 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का। मैंने कहा तुम्हें दोनों फोर्स ऐसे लगाना है कि इसका सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आए। तो सोचो तुम दोनों फोर्स कैसे लगा दोगे, ऐसे तो लगा दोगे, 8 भी इधर 4 भी इधर, मतलब पहले लगा दोगे। अभी तो सोचो 12 न्यूटन का फोर्स आएगा। अगर मान लो तुमने 8 इधर लगा दिया और 4 इधर लगा दिया, तो क्या रिजल्ट 12 आएगा, पक्का 12 से तो कम ही आएगा। हमारा मीन्स दो वेक्टर को ऐड करने पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना मिल सकता है, दोनों का सीधा एडिशन। दो वेक्टर को जोड़ने पर मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस जीरो जरूरी थोड़ी है। अब मैंने 8 और 4 तुम्हें दो फोर्स दिए, 8 और 4 न्यूटन के मैंने तुम्हें दो फोर्स दिए, तुम्हें इनको ऐसे प्लेस करना है कि इस पे नेट एक्सेलरेशन सबसे मिनिमम आए। तो कैसे प्लेस करोगे, 8 इधर कर दोगे 4 इधर कर दोगे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 8 - 4। ये तो सबसे मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा। मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स इस पे 4 तो होगा ही होगा, 4 से बड़ा ही होगा, 4 से कम नहीं कर सकते तुम, सोच लो। तो दो वेक्टर को ऐड करने पर, दो वेक्टर को ऐड करने पर जो वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम कितना हो सकता है, दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, उससे तो ज्यादा ही होगा। और इस केस में इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, कब होल्ड करेगी, when z1 is anti-parallel, z1 is anti-parallel to z2। है ना, तुम्हारा तो z1 प्लस z2 का मॉड एक रेंज में लाई कर सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है मॉड z1 प्लस मॉड z2, और मिनिमम कितना हो सकता है मॉड z1 माइनस मॉड z2। ऐसा कब होगा, जब दोनों वेक्टर कैसे हो जाए पैरेलल। ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों वेक्टर कैसे हो जाए एंटी पैरेलल। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं आया। और बताना, इससे समझ में आ गया। इफ z1 प्लस z2 का मॉड इज इक्वल टू कितना, z1 प्लस का कितना z2, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं z1 वेक्टर इज पैरेलल टू z2 वेक्टर, या ये भी कह सकते हैं कि z1 by z2 is purely real, z1 by z2 is purely real। पिछला सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख दिया, तो दिमाग लगाओ क्या लिख दिया मैंने, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो एक चीज तुमने देख लिया था कि z1 और z2 कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है, जैसे अगर मान लो एक वेक्टर है 3 + 2 आयोटा, एक वेक्टर मान लो 3 + 2 आयोटा है, तो इसी के पैरेलल अगर तुम्हें एक वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसी के पैरेलल अगर तुम्हें एक वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे, 6 + का 4 आयोटा, इधर लिखते
तो तुमने क्या किया, इसका 2 गुना कर दिया। एक और लगना होता तो इसका 3 गुना कर दो। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का k टाइम्स होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का k टाइम्स होगा। और अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का k टाइम्स है तो इन दोनों को डिवाइड देने पर k आएगा। और k कैसा होता है, एक प्योरली रियल नंबर। शायद नहीं आया हो। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो z1 को मैं z2 का k टाइम्स लिख सकता हूं, z1 को मैं k टाइम्स ऑफ z2 लिख सकता हूं। z2 से z2 कटता हूं, बचता कितना k, जो कि एक प्योरली रियल नंबर है। सही में आ रहा है भाई, को रटने जाओगे सब भूल जाओगे, समझ लो, है ना। दिक्कत हो रही है क्या? चलो अगला था ना, इफ z1 प्लस z2 का मॉड इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड, तो हम इससे क्या कमेंट कर सकते हैं? तो काफी अच्छा है, मैं हिंट देता हूं और सुनना। दो वेक्टर से z1 और z2, दो वेक्टर से z1 और z2, दो वेक्टर्स के जोड़ने पर, दो वेक्टर्स के जोड़ने पर जो वेक्टर आया उसका मॉड, उन्हीं दो वेक्टर्स को घटाने पर जो वेक्टर आया उसका मॉड, वो दोनों सेम है। तो z1 और z2 कैसे रहेंगे? दो वेक्टर्स को जोड़ने पर और घटाने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा कैसा है, सेम। हिंट लो, मान लो ये z1 वेक्टर होता, मान लो ये z1 वेक्टर होता, मान लो ये z2 वेक्टर होता, मान लो ये z2 वेक्टर होता, तो दोनों का जोड़ते, दोनों को जोड़ते तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां था, ये तो जानते हो। इन दोनों को घटाते z1 माइनस z2 करते, z1 माइनस z2 कैसे करते हैं, z1 माइनस z2 कैसे करते हैं? तो z2 का क्या हो गया, नेगेटिव, z2 का क्या हो गया, नेगेटिव। तो z2 कैसे कर देते थे, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देते, वेक्टर आता नहीं था। दो वेक्टर को घटाने का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर को पलट दो और अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सोचो कुछ ऐसा आएगा। साफ साफ दिख रहा है, सोचो ये वेक्टर बड़ा होगा, ये वेक्टर छोटा होगा। बस वो सोचो ऐसा कब केस आएगा जब ये वेक्टर का लेंथ और ये वेक्टर का लेंथ सेम आ जाए। अगर एक वेक्टर ऐसा हो जाए और एक वेक्टर हो जाए इसके परपेंडिकुलर, जरा सोचो, दोनों का रिजल्टेंट z1 प्लस z2 कुछ ऐसा ऐसा था, z1 प्लस z2 ऐसा था ना, नहीं आ गया। और z1 माइनस z2, तो z2 को पलटते, z2 को पलटते तो z1 माइनस z2 वेक्टर ऐसा था। भले इनकी डायरेक्शन अलग अलग है बट इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा कैसा होगा, सेम। दोनों का सोचो, भले ही डायरेक्शन अलग अलग है बट इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है ना। क्या मींस दो वेक्टर को जोड़ने पर और दो वेक्टर्स को घटाने पर जो वेक्टर बन रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम कब होंगे, जब दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। मींस ये कब हो सकता है, when z1 vector is perpendicular to z2 vector। सही में आ रहा है तुम लोगों को, ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो तो रट लो इसको, बस रिजल्ट को रट तो सकते हो, रट लो, सब रटते ही हैं। तो बताया
चलें तो बोल दो बन रहा है ना इतना। ठीक है आप हो गया छाप लो छाप लो छाप छाप। लिखना लोकेशन था फाइंड लोकस ऑफ जेड फाइंड लोकस ऑफ जेड। ठीक है पहला मॉड जेड इक्वल टू कितना 3 मॉड जेड इक्वल टू कितना 3। हमें जेड का लोकस बताना है ताकि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो पॉइंट्स आएंगे इस कर्व की इक्वेशन। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जेड का लोकस पूछा जाए तो सिंपली लेट कर लो जेड को एक्स प्लस का आयोटा वाई। जेड को क्या लेट कर लो एक्स प्लस का आयोटा वाई और जो भी कंडीशन है उसको लगा दो। ठीक है कहना चाहता है मॉड ऑफ एक्स प्लस का आयोटा वाई इक्वल टू कितना है 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई कितना होता है अंडर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस का कितना वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा 9। ये किसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 किसकी इक्वेशन होती है सर्कल की। इसका सेंटर कितना होता है 0 0 और रेडियस कितना होगा 3। मींस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा वो सोचो इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होगा। ये जिसका मतलब है लोकस ऑफ z का मतलब क्या है कि भाई ये जो z है वो कहां कहां मूव कर सकता है। ये जो z है वो इस सर्कल के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं इसको क्रॉस चेक करते हैं कि सही आया कि नहीं आया। अगर सोचो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है मान लो अगर z यहां होता मान लो अगर z यहां होता तो z का मॉड माने क्या होता है z का मॉड माने क्या होता है z को ओरिजिन से ज्वाइन करो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो होता है। और सोचो बिल्कुल सही बात है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं इस सर्कल का रेडियस ही तो आएगा और z तुम कहीं भी रख लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 3 ही आएगा। ये तो पूछना चाहता था z तुम कहीं भी रख लो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा देखो 3 ही आएगा। क्या करा ये नहीं आ रहा ना। ठीक है और देखते हैं और तो z माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा मॉड इक्वल टू कितना 5। सेम क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ z ठीक है ना मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू कितना 5। हमको इसका लोकस फाइंड करना है z का क्या करें वापस से z को क्या मान लो x प्लस का आयोटा y तो रियल पार्ट ऐड कर दे तो x माइनस का 3 इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दे तो y माइनस का कितना 4 y माइनस का 4 इसका मॉड कितना आना चाहिए अपना 5 इसका मॉड कितना आना चाहिए 5। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे लेते हैं अंडर रूट ऑफ कितना रियल पार्ट का होल स्क्वायर रियल पार्ट का होल स्क्वायर मतलब कितना x माइनस 3 का होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर मतलब कितना y माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना 5 तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना 25।
ये किसकी इक्वेशन है? ये भी एक सर्कल की है, इसका सेंटर कितना है 3,4, रेडियस कितना 5। क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? उसको बोलो, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि लेंथ भी 5 है और रेडियस भी कितना है 5 है, ओरिजिन से पास करता। नहीं सोच पा रहे क्या? समझ में आ रहा है? हो गया? आगे देखें। मॉड सेट -1, मॉड सेट +1, है ना? सेम क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ z प्लस z मॉड ऑफ z -1 प्लस मॉड ऑफ z +1 इक्वल टू कितना 4। क्या करे तो वापस से z को लेट कर लो, कितना x प्लस का i y प्लस का i y, तो कितना लेगा x माइनस का 1 प्लस का कितना i y का मॉड, यहाँ से कितना लेगा x प्लस 1 प्लस का i y का मॉड, तो कितना 4, ये कितना लेगा अंडर रूट ऑफ कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका कितना y स्क्वायर, ये कितना लेगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, तो कितना 4। ठीक है, एक अंडर रूट को साइड पे इसकी स्क्वायरिंग कर दे, कितना लेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना y स्क्वायर, 4 माइनस b का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना y स्क्वायर, और माइनस में आएगा माइनस का 2ab -8 टाइम्स का कितना अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है ना? y स्क्वायर निपटता, x स्क्वायर निपटता, 1 स्क्वायर निपटता, -2x -4x माइनस का 16, -4x माइनस का 16, -4 कॉमन ले लूं, आ रहा है ना? ठीक है ना? कटता कितना था 2, करें कर दे, कितना था x का स्क्वायर प्लस का कितना 16, इसका कितना 8x, यहाँ से कितना था 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस का कितना 4y स्क्वायर प्लस का कितना 4y स्क्वायर, 2x 4 8x 8x कटता कटता ना, कांस्टेंट 16, यहाँ से कितना 4, इधर आके कितना बनता 12। फाइनल क्या है अपना, 12 को यहाँ भेज दूं, x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। पैराबोला, पैराबोला हाइपरबोला, पैराबोला है ना? और कौन सा, कैसा वाला पैराबोला, चपटा की मोटा? एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्स होता है ना? बादाम खाया करो यार तुम लोग। क्या हो गया? 16 4 12, एक्स स्क्वायर को इधर लाए थे ना?
शांत, बन रहे नहीं बन रहे हैं, बन रहे ना? हैं? हम्म, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। कंसिडर वैसे जो कुछ नहीं करा, बस हमने एक्स प्लस आई वाई छाप दिया, अपने आप जो बनना था बनता चला गया, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चले, अब लिए क्या? लिखते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैंने बताया थोड़ा सा। किसी भी जेड वेक्टर ने, किसी भी जेड वेक्टर ने जो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। ना टेन थीटा को हम आर्ग्यूमेंट नहीं कहते, टेन थीटा स्लोप होता था, सिर्फ थीटा जो एंगल है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? आर्ग्यूमेंट। समझ में आया ना? लिखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है ना? एक टर्म तुम्हें दिखेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसे याद करो, हमने पिछली क्लास में बात किया था, अगर कोई वेक्टर अगर ऐसा बना हुआ है, कोई वेक्टर अगर ऐसा है, इसके लिए हम थीटा ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो हमको कोई एक चीज डिपेंड करनी थी, हमको कोई एक चीज डिपेंड करनी थी। तो हमने क्या कह दिया कि किसी भी वेक्टर का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा थीटा, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस पाई से लेके कितना? पाई। किसी भी वेक्टर का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो हमने फिक्स कर दिया कि वह माइनस पाई से पाई ही लेंगे, समझ में ना? इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अब सोचो, अगर हमें इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना हो इस वाले वेक्टर का, बता सकते कौन सा लेंगे? ये वाला कि वाला? क्योंकि ये वाला सोचो एंगल पाई से बड़ा निकल जाता, सोचो पाई प्लस समथिंग, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहां से कहां तक? माइनस पाई से पाई तक, पाई से बड़ा जा नहीं सकता। यहां मजबूरन हमें फिर ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज वाला। और क्लॉकवाइज वाला लोगे तो ऑटोमेटिकली कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। हमारा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब कभी भी अगर तुमसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, जब कभी भी तुमसे अगर आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो तुमसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछना चाह रहा है, समझ रहे ना? तो अगर तुम पर दो ऑप्शन है, ऐसा और ऐसा, हमेशा वो वाला थीटा लेना जिसमें थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है, समझ रहा है? जैसे कि अगर मान लो होता माइनस फाइव माइनस का टू आयोटा, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, माइनस फाइव माइनस का टू आयोटा, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। माइनस फाइव माइनस टू कहाँ लाई करेगा? माइनस फाइव माइनस का टू कुछ यहाँ लाई करता, तो पांच इधर दो इधर, है ना? और यहां से सोचो मैं ये अल्फा निकाल सकता हूं, यहां से मैं ये अल्फा निकाल सकता हूं, अल्फा कितना आएगा? 2/5। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे वो किधर से लें? इधर से लेते। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना आएगा? पाई माइनस का अल्फा।
तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस का टेन इनवर्स ऑफ कितना 2/5, और चूंकि क्लॉकवाइज चले थे तो माइनस, क्लॉकवाइज चले थे ना। आर्गुमेंट सिंपली क्या होता है, किसी भी वेक्टर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। में आ रहा नहीं था। लगाया। बोल दो, सुन रहे ना। पता ना। and locus of z, argument of z equal to pi by 3। उन सब पॉइंट्स का लोकस बताओ, ठीक है, उन सब वेक्टर्स का लोकस बताओ जिसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 3 हो। मतलब z तुम्हारा कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। z तुम्हारा कहाँ कहाँ लाई करवा सकता हूँ मैं, ताकि उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनेगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पाई बाय 3 होना चाहिए। z कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, क्या z यहाँ लाई कर सकता है, क्या z यहाँ लाई कर सकता है क्या। किसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो जो वेक्टर बनेगा उसका एंगल कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा। z कहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है क्या। यदि पाई बाय 3 एंगल वाला लाइन अगर मैं बना दूं, क्या लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है क्या, यहाँ लाई कर सकता है। सही बात है, इसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से तो जो वेक्टर बनेगा अभी भी तो पाई बाय 3 होगा। यहाँ इन सब जगह कर सकता था। क्वेश्चन है क्या यहाँ कर सकता है, क्या यहाँ कर सकता है। तो जो अब वेक्टर ऐसा बनता, इसका आर्गुमेंट पाई बाय 3 नहीं होता, इसका आर्गुमेंट पाई बाय 3 नहीं होता हमारा है। z तुम्हारा सोचो इस पूरे रे में, इस पूरे रे में कहीं भी लाई कर सकता है। z यहाँ 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 कहीं भी लाई कर सकता है। नहीं हुआ, सही बात है। Argument of z is less than equal to pi by 2 and greater than equal to pi by 6। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें बताना है कि z की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है ताकि उसका जो आर्ग्यूमेंट है पाई बाय 6 या उससे बड़ा हो या पाई बाय 2 या उससे छोटा हो। तो पहले बाउंड्री केसेस को पकड़ लो, पहले क्या करा करो ऐसे में, बाउंड्री केसेस पकड़ा करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 6 कब होता, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 6 कब होता, जब सोचो z कुछ इस लाइन के ऊपर लाई करता। अगर z इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो पक्का उसका आर्गुमेंट कितना होगा, पाई बाय 6। मानते हो, फिर मैं पीछे नहीं आएगा।
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई 2 कब होता? जब सोचो जेड यहां जाता, तो जेड अगर मैं यार रखूंगा तो इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? पाई बाई 2। इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? पाई बाई 2। तो जेड अगर इस लाइन पे लाई करता तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 6। जेड अगर इस लाइन पे लाई करता तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2। जेड कहां लाई करवाऊं ताकि उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच में आए? तो अगर मैं जेड इस हिस्से में कहीं भी ले लूं तो इसका आर्ग्यूमेंट पक्का पाई बाई 6 से बड़ा आएगा और पाई बाई 2 से कैसा आएगा? छोटा। तो जो कहीं भी ले लो, भी ले लो, तो जो इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 6 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है, मींस ये पूरा रीजन ऐसा रहेगा। नहीं तो जरा, अगर मैं जेड कहीं भी ले लूं इसमें, तो इस वेक्टर का आर्गुमेंट देखो पक्का पाई बाई 6 से बड़ा होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा। This whole region is locus of z। तो z बेसिकली कहां कहां जा सकता है? z इस पूरे रीजन में कहीं भी जा सकता था। यहाँ है थोड़ा बहुत। आर्गुमेंट क्या होता है? z1 का मॉड, z2 का मॉड, समझ जाओ। आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना? थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना? बीटा। क्या हुआ? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2। तो बुरा होगा, बुरा होगा। चलो क्या देखते हैं, अब अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले हर एक इंफॉर्मेशन को फील करो कि क्या क्या बोलना चाहता हो। देखो z1 z2 कोई दो फिक्स वेक्टर है, z1 z2 कोई दो वेक्टर है। इसमें z1 का आर्गुमेंट कितना है? थीटा। z2 का आर्गुमेंट कितना है? बीटा। मतलब z1 वेक्टर ने यहां से कितना एंगल बनाया होगा? थीटा एंगल बनाया होगा, बोलो। और z2 वेक्टर ने कितना एंगल बनाया होगा? बीटा एंगल बनाया होगा। और ये क्या बताना चाहता है? दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। समझ में आता है? हमें आर्ग्यूमेंट किसका चाहिए? z1 प्लस z2 का। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि z1 प्लस z2 सोचो इनके बीच में कहीं आएगा, मानते हो ना? z1 प्लस z2 इनके बीच में कुछ आएगा। मुझे इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है? मैं इसका अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये एग्जैक्टली बीच में आएगा? क्या ये वेक्टर एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आएगा? क्या ये वेक्टर इन दोनों के एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर में आएगा कि नहीं आएगा? मैं बस क्या पूछ रहा हूं, क्या ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे क्या? क्यों?
इसमें तुम्हें थोड़ा सा फील करना आना चाहिए कि अगर मान लो कोई मास है, समझ जाओ, इस साइड अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इस साइड अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मोशन किस साइड होगा? क्या तो समझ में आता ना? क्यों? क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके लॉन्ग आया, नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके लॉन्ग ही आएगा। तो दो रस्सी को ऐसे ऐसे खींचोगे तो ब्लॉक इधर मूव करेगा ना, आता नहीं आता? बट ऐसा कब हुआ? जब दोनों फोर्स कैसे थे? सेम। अगर सोचो ये होता 20 न्यूटन का फोर्स, सोच सकते हो इस ब्लॉक का मोशन कुछ इस साइड होता, इसकी ताकत ज्यादा है तो इसके साइड ज्यादा खींचेगा। कर पा रहे नहीं कर पा रहे? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, रिजल्टेंट वेक्टर पक्का उनके एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग आएगा। समझना, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर उनके एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा। वाह, तो ये हो जाएगा, फिर तो कुछ नहीं बचेगा, है? और अगर ये एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग आएगा तो ये थीटा है, ये बीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है? बीटा माइनस का थीटा। तो ये कितना आएगा? बीटा माइनस थीटा का आधा। ये कितना आएगा? बीटा माइनस थीटा का आधा। तो ये कितना आएगा? ठीक है, थीटा प्लस बीटा माइनस थीटा बाय 2, थीटा प्लस बीटा माइनस का थीटा बाय 2, कितना आएगा? थीटा प्लस बीटा बाय। सही बात है, दोनों का एवरेज आना भी चाहिए था, दोनों का एवरेज आना भी चाहिए था। सोचो, एक 30 पे है, एक 60 पे है, तो 45 पाता एवरेज। एक 40 पे, एक 60 पे है, तो 50 पाता। मारा नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ? 140 पे है, सोचो 60 पे है, भी चलो 50 भी तो आएगा, एवरेज ले लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 कितना आ गया अपना? थीटा प्लस बीटा बाय 2। है ना? टाइम लगेगा अभी, ठीक है, अभी तक कर लेते हैं, है ना? लिख देना, मैं टिक करा दूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना, पेपर में आएगा, कर लोगे ना? इसको एनसीईआरटी कर लेना, अभी एनसीईआरटी कर लो पहले, बाद में शीट देता हूँ मैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी, कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी कर लेना पूरी, ठीक है? कर लोगे ना?